अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टॉपिक में आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफ़ाइन पढ़ेंगे, इसके यूनिट्स क्या क्या हैं एंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फैक्टर कौन कौन से अप्लाई होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं, जैसे नाम से रिप्रेजेंट है कि आइंस को बनाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब कोई भी एटम जो है वो आपके पास आइंस क्यों बनाता है, उसकी रीज़न ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अगर इस डायग्राम को देखें, इसमें आपके पास एक एटम शो किया हुआ है जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दे। तो बेहतर पॉसिबिलिटी यही है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो हमें एनर्जी ख़ुद से प्रोवाइड करना पड़ती है, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफ़ाइन क्या हुई कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे लगा दी हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल में से रिमूव करना है और दूसरा आपके पास जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, यानी आप किसी भी सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड के केस में एटम्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली बाउंड होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर आपने किसी एटम की सॉलिड फॉर्म में आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है तो सबसे पहले आपको एटम को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर लिक्विड से उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप इस काबिल होते हैं कि उस गैस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। अब ये थ्रू आउट आयोनाइजेशन एनर्जी काउंट नहीं होगी। सॉलिड से लिक्विड में गए ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। सॉलिड से गैस तक जाते हुए आपके पास इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी तब बोलेंगे जब आपके पास एटम गैसियस फॉर्म में होगा। उस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ती है उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं। ये एनर्जी है तो इसके यूनिट्स होंगे किलो जूल पर मोल। ये एमसीक्यू वगैरह में काफ़ी रिपीट हुआ है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोला जाता है, अगर कोई एटम अपना पहला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसे बोलेंगे IE1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वही एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर यही एटम अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो हमने उसे बोलना था थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये ऑर्डर आपने याद रखना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट से। अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती तो थर्ड की ज़्यादा होनी थी सेकंड से, सेकंड की ज़्यादा होनी थी किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये आपके पास एक ट्रेंड आ जाता है, आपने उसको एक्यूरेट करके लिखना होता है। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में जैसे सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हुआ और यहाँ पे 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ी है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस उन प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें एनर्जी खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम 1 बाय 1 अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर वो पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वो 738 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये इसकी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसी में से अगर आपने इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फर्स्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो जाती है लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद उतनी 12 की 12 ही रहेगी। ठीक है, जब आप पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है।
अब पॉजिटिव चीज़ में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 1450 आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। अगर इसी में से अब मैग्नीशियम हो गया है, स्टेबल हो गया है, ठीक है, मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस जैसी हो गई है। अगर आप इसमें से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल काम रखता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है मैग्नीशियम की स्टेबिलिटी को डाउन करने के लिए, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज़। आपको यहाँ पे 2 एटम शो किए हुए हैं, एक का साइज़ थोड़ा कम शो किया हुआ है और एक का साइज़ आपके पास ज़्यादा है। अब जिसका साइज़ कम होगा एटम का, वहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिस भी एटम के ऊपर अंदर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता है। अगर हम सेकंड वाला केस देखें, सेकंड केस में साइज़ आपके पास ज़्यादा है, यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है। आप थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव कर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई कि एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स के ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे उतना ही आपके पास उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे आपके पास एक ये केस शो किया हुआ है, इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। अगर इस केस में देखें इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 है, यानी यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की पावर को रोक रहे हैं कि वो आखिरी शेल पे कोई अट्रैक्शन अप्लाई ना करे। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की पावर को रोक रहे हैं। अगर आपसे पूछा है दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आंसर होना चाहिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, और जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये पीरियड्स शो किया हुआ है, पीरियड नंबर सेकंड के लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज़ करेगी। प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, जो आपके पास राइट साइड वाले एलिमेंट होते हैं किसी भी पीरियड के, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब क्यों ज़्यादा है, उसकी रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका डायरेक्टली रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल आपको पता है S, P, D, F ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो S ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, इस अफेक्ट को पेनिट्रेशन अफेक्ट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? एस की आयोनाइजेशन एनर्जी यानी एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो एस ऑर्बिटल्स वालों के ऊपर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा इसकी रीज़न, हमारे पास ये जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप स्फेरिकल होती है। ठीक है, शेप स्फेरिकल होने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि अगर किसी एटम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि अगर किसी एटम के ऑर्बिटल जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं या फुली फिल्ड हैं,
तो वो आपके पास स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। जैसे आपके पास हाफ फील्ड की एग्जांपल दी हुई है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके हाफ फील्ड क्या होंगे, 3। अगर आपके पास डी है, इसमें 10 आ सकते हैं। 14 में आपके पास एफ में 14 आ सकते हैं। तो ये इसके हाफ फील्ड शो किए हुए हैं। यानी अगर कोई एटम जो है स्टेबल कन्फिग्रेशन में हाफ फील्ड शो करता है या आपके पास फुली फील्ड शो करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे अगर आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट वाली एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना 2p3 में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अगर नीचे वाला केस देखें, नीचे वाले केस में D5 में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसकी रीज़न कि ये आपके पास हाफ फील्ड है। यानी हमारे पास वो तमाम एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी एक्सेप्शनली हाई होती है। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपके पास ट्रेंड आ गए हैं अलोंग पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। क्या ट्रेंड होगा अलोंग पीरियड्स में? जब भी आपने पीरियड्स की बात करनी है, लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स की स्टडी को हम पीरियड्स बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए साइज़ कम हो रहा है। अब साइज़ क्यों कम होता है? क्योंकि ये पीछे भी बार काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ कम होने की रीज़न न्यूक्लियर चार्ज है। क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक पीरियड के अंदर शेल नंबर सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो भी ज़्यादा होती है। यानी प्रोटॉन्स की तादाद और एटॉमिक नंबर आपके पास एक ही चीज़ है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ, प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हुए। प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हुए, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आपके पास इंक्रीज़ होगी। और न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है वैलेंस शेल के लिए। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अगर वैलेंस शेल के लिए ज़्यादा है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आपके पास एटॉमिक साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास इंक्रीज़ करती है। से डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप आपके पास जैसे जैसे टॉप से बॉटम आते हैं, शेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा होता है। शेल नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करने का मतलब है न्यूक्लियस की पावर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की पावर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को आखिरी शेल में से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके पास कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, इसके पीरियड्स के अंदर आपके पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड अगर पीरियड नंबर 1 और पीरियड नंबर 2 में चेक करते हैं, तो आपके पास जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। लेकिन यहाँ पे पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले पीरियड नंबर 1 को देखें। पीरियड नंबर 1 में आपके पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब आपको ये पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करते हुए यानी मूव करते हुए इंक्रीज़ करती है। और आपके पास टॉप राइट का जो एलिमेंट है वो हीलियम है। और डाउन द ग्रुप आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। अगर आपसे कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाए कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, तो वो आपके पास हीलियम है। क्यों ऐसा है? एक पहली रीज़न ये है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इनर्ट गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस हैं, वो स्टेबल उनकी कन्फिग्रेशन होती है। इनका आपके पास ड्यूप्लेट रूल यहाँ पे फॉलो होगा, क्योंकि इसमें आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो टॉप वाला जो एलिमेंट है हीलियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए, हमारे पास है पीरियड नंबर 2 के अंदर। पीरियड नंबर 2 में जनरली तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल कन्फिग्रेशन का थोड़ा पॉइंट है, उसे हमने डिस्कस करना है। लिथियम 3 इसका एटॉमिक नंबर है, इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। बेरिलियम, इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है 2s2 पे। बोरोन है, इसकी कन्फिग्रेशन आपके पास ख़त्म होगी 2p1 पे। और हमारे पास कार्बन है, इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है 2p2 पे। और अगर हम इसकी नाइट्रोजन की देखें, इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है 2p3 पे। ऑक्सीजन, इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है 2p4 पे। फ्लोरीन, इसकी 2p5 पे। नियॉन की 2p6 पे।
पीछे आपने अभी पढ़ा कि जो हाफ फिल्ड हैं और जो आपके पास कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब इसमें चेक करें हाफ फिल्ड कौन से हैं और कंप्लीटली फिल्ड कौन से हैं। बेरिलियम आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है। क्यों कंप्लीटली फील्ड है? क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके आखिरी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बारी आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी आपके पास हाफ फील्ड है, 2p3 पे इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही है और जो फुली फील्ड है वो आपके पास क्या चीज़ है? नियोन है। नोबल गैसेस तो जितनी भी हैं उन सब की आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर नाइट्रोजन की देखें, बेरिलियम की देखें, आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ऐसा नहीं है। बेरिलियम एक जंप कर जाएगा बोरोन के आगे और यानी बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होगी बेरिलियम से। इसी तरीके से नाइट्रोजन जंप करेगा ऑक्सीजन के आगे, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी कम होगी किससे? नाइट्रोजन से। नेक्स्ट आपने भी इसको, ये है एक्सपेक्टेड और रियलिटी में आपके पास क्या चीज़ है? लिथियम है सबसे पहले, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद आता है बोरॉन, फिर उसके बाद आएगा बेरिलियम, यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद आता है कार्बन, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन आएगा, पहले नाइट्रोजन फिर बाद में आएगा। नेक्स्ट आपके पास फ्लोरीन है, फिर उसके बाद है नियॉन। नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। रीज़न आपको बता दी है, स्टेबल कन्फिग्रेशन में फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ है उसमें शो किया हुआ है। ये नेक्स्ट हमारे पास है, ग्राफ ड्रॉ किया है एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान। यहाँ पे हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन कम शो की हुई है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो की हुई है क्योंकि टॉप पे इसी की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। उसके बाद है ये पीरियड नंबर सेकंड की शो की हुई है कि लिथियम की कम है, उसके बाद बोरॉन की ज़्यादा होगी, सॉरी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो गई है, बोरॉन की कम है। फिर उसके बाद कार्बन है। नाइट्रोजन को टॉप पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन आपके पास हाफ फील्ड है। उसके बाद फ्लोरीन है और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है? नियॉन है। तो ये ग्राफ आप इतना भी बना सकते हैं, यानी फ़र्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड के अकॉर्डिंग बन सकता है, या अगर आप थर्ड पीरियड बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, उसमें भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सोडियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद क्या चीज़ है आपके पास? एल्यूमिनियम है। इसी तरीके से अब अगर नोबल गैसेस को देखेंगे, नोबल गैसेस यहाँ पे टॉप पे रखी हुई हैं क्योंकि नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बाकियों के मुकाबले में क्या होती है? ज़्यादा। हीलियम की सबसे ज़्यादा है क्योंकि टॉप का मेंबर है, उसके बाद नियॉन आएगा, नियॉन का सेकंड नंबर है, इसमें सेकंड शेल आ जाता है। और आर्गन के अंदर ये थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इसमें 3 शेल्स होते हैं और जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के मुकाबले में क्या होती है? वीक होती है। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर सिर्फ एक फैक्टर अप्लाई नहीं होता, इसमें एटॉमिक साइज़, न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल कन्फिग्रेशन, एस ऑर्बिटल्स वगैरह तमाम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। तो फाइनल पेपर के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, आपके पास ट्रेंड पूछ सकते हैं, पीरियड्स का भी पूछ सकते हैं, या आपके पास ग्रुप का पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है, या नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई क्यों होती है, और जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों होती है। तो नोबल गैसेस की इसलिए हाई है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है।